The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 जून 2013 को मुंबई में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि आप सरकार में बैठे हो और अगर आपको कोई निर्णय करना है तो किसी गरीब को याद करना, उसके चेहरे का स्मरण करना और निर्णय करते समय सोचना कि क्या मेरा निर्णय उसके लिए खुशी का कारण बनेगा, और यदि लगता है कि बनेगा तो आपका निर्णय सही है। मित्रों, हमारे देश में कई प्रकार की एनिवर्सरी मनाई जाती है, जयंतियां मनाई जाती है, और कुछ की तो साहब 3-3, 5-5 दिन चलाई जाती है। नाना कौन थे, दादा कौन थे, पिता कौन थे, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी है को बार बार याद कराया जाता है। मैं हैरान था कल जब 26 जून गई, जिस 26 जून में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था, जिस मीडिया की स्वतंत्रता की बात हम सरेआम करते हैं उसे दबोच दिया गया था, व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया था, देश का मीडिया लेट चुका था, घुटनों के बल बैठने की जगह पर लेट चुका था, वो दिन थे। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं सोच रहा था 25 और 26 जून को कुछ पुराने लोगों के इंटरव्यू आएंगे, कुछ बात आएगी, कुछ चर्चाएं होगी। लेकिन मित्रों, इस देश में किसी एक दिन को सर्वाधिक याद करने की आवश्यकता है तो जितना महत्व 26 जनवरी का है उतना ही महत्व 26 जून का है, जब लोकतंत्र को, हमें मिले हुए अधिकारों को छीन लेने का प्रयास हुआ। इस देश की आत्मा को रौंद डाला गया। और मित्र, हमारे यहां कहा है, राष्ट्रयाम जागृहम वयम। ऐसे विषय होते हैं जिनमें निरंतर जागरण आवश्यक होता है। ये किताब उस कार्य की पूर्ति के लिए एक अच्छा माध्यम बनी। अंग्रेजी में कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। और उस अर्थ में, और यही तो घटनाएं हैं जो हमें लोकतंत्र की और श्रद्धा बढ़ाती हैं कि जब लोकतंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र छीन लिया जाता है, तब हालत क्या होती है, इसका परिचय उन घटनाओं को बार बार स्मरण करने से होता है। मित्रों, कोई करे न करे, जो लोकतंत्र की साधना करने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के लिए समर्पित लोग हैं, उन सबका दायित्व बनता है कि इस कार्य को हमने हर पल जीवित रखना चाहिए, चेतनवंत रखना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और उसमें इस प्रकार के विनय जी के प्रयास एक अच्छा अवसर देते हैं, और इसलिए भी मैं विनय जी को अभिनंदन करता हूं, उनकी बधाई करता हूं।
मैं तो महाराष्ट्र की धरती पर जब आया हूं तब लोकमान्य तिलक का वो मंत्र जिसने देश को एक शक्ति दी थी, उसका स्मरण आना स्वाभाविक है। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मित्रों, स्वराज पाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया, स्वराज के लिए क्या कुछ नहीं झेला, और स्वराज आने से क्या हो जाएगा सवाल या निशान भी कोई कम नहीं लगाएगा। उसके बावजूद भी स्वराज के लिए लोगों ने आहुति दी, और लोकमान्य तिलक का वो मंत्र आज भी गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मित्रों, देश को आजादी को इतना समय हो गया, स्वराज के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, हमें स्वराज तो मिला, लेकिन स्वराज मिला क्या? सुशासन मिला क्या? स्वराज के साथ सुशासन की भी यात्रा चली होती, स्वराज के साथ स्वराज की यात्रा चली होती, तो मित्रों हमारे बाद आजाद हुए देश हमसे आगे तरक्की करके न चले जाते। 100 करोड़ का देश, 120 करोड़ का देश आज दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर बैठा होता, लेकिन हमने वो मौका खो दिया। और तब जाकर के लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेकर के हमने भी संकल्प करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिक ललकार करें, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भावना को मित्रों जगाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोगों को लगता है, कभी कभी कुछ नहीं होता, अरे क्या करो यार, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही ऐसा है। ऐसा नहीं है मित्रों, हमने लोकतंत्र को दोष देने का कोई कारण नहीं है। यही कानून, यही व्यवस्थाएं, यही नियम, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तर, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मेरा विश्वास है दोस्तों। मैं मेरे गुजरात एक्सपीरियंस से कह सकता हूं मित्रों, ये जो चारों तरफ निराशा का माहौल है कि अब कुछ नहीं होगा, दुनिया डूब गई यार, कुछ पूरे पिछले जन्म में पाप किए होंगे इसलिए यहां पैदा हुए होंगे। मित्र, मैं ऐसा निराशा वाला इंसान नहीं हूं। ये बहुरत्ना वसुंधरा है, ये सामर्थ्यशाली देश है। 1200 साल तक गुलामी झेलने के बाद भी अगर उठ खड़ा हुआ है तो उसके भीतर कोई ताकत है, तो इसका एहसास करने की आवश्यकता होती है। और मित्रों, हमारे यहां जब गुड गवर्नेंस की बात होती है, सुराज्य की बात होती है, तो पहले ये समझना होगा कि आखिरकार हम सरकार को समझते क्या है और सरकार वाले अपने आप को क्या समझते हैं। सारी गड़बड़ वही होती है मित्रों। लोकतंत्र में जो शासन व्यवस्था है, वे शासक नहीं है, ये पहली शर्त है उसकी। वे रूलर्स नहीं है, ये पहली शर्त है उसकी। वे सेवक है, और ये मूलभूत बात लोकतंत्र में समझनी होती है। और हम मित्रों ज्यादातर लोकतंत्र को ही हम लोग शासक के भाव से देखने के बजाय जनता भी उसको सेवक के भाव से देखे, और शासन में बैठे हुए भी अपने आप को
सेवक के रूप में प्रस्तुत करें, ये लोकतंत्र की पहली शर्त है, उसको भुला दिया गया। क्या सरकार का काम डंडा चलाना ही है क्या? लोगों से टैक्स कलेक्ट करना यही काम है क्या? यही सत्ता या सरकार की व्यवस्था का है? अगर ये सोच रही तो मित्रों, हम सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की भावना को समझ नहीं पाए, चाहे वो शासन में बैठे हो या जनता में वोट देने का काम करने वाले या सामान्य नागरिक हो। मित्रों, जिन दिनों ब्रिटिशर राज करते थे और आजाद होने के बाद हमारी सरकारें आने लगी, दोनों में फर्क क्या? उस मूलभूत फर्क को समझने की आवश्यकता है। अंग्रेज शासन करते थे तो उस शासन व्यवस्था का अल्टीमेट एम क्या था? उनका अल्टीमेट ये था कि ब्रिटिशरों का यावत चंद्र दिवाकरो यहां राज रहे, यहां चीजें ऐसी हो कि जिसे अनरेस्ट पैदा न हो और वो मजबूत होते चले। ये उनका मूलभूत आधार था। लोकतंत्र और स्वराज आने के बाद हमारे सरकारों का काम, शासन व्यवस्था का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों को मजबूत करने का नहीं है। उनका काम है जनता को मजबूत करने का। उनका काम है समाज व्यवस्थाओं को मजबूत करना। ब्रिटिशरों का इरादा वो होगा, हमें तो लोक शक्ति को सशक्त करना चाहिए, ये उसका मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। मित्रों, हमारे यहां दो शब्द हैं और हम शब्दों का अर्थ भी भूल गए। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई कि आजकल क्या करते हो, तो जवाब देता है जॉब है। मित्रों, सरकार में कभी भी जॉब शब्द का उपयोग नहीं होता था। प्राइवेट कोई नौकरी करता है तो वो जॉब कर रहा है ऐसा माना जाता था, क्योंकि वो कंपनी की भलाई के लिए काम करता था, कंपनी का विकास हो, कंपनी का मुनाफा, उसके लिए काम करता था। लेकिन जो गवर्नमेंट में काम करता था उसके लिए शब्द था सर्विस करता। देखिए, मूलभूत बात है। हमने भी कभी हम सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी हमने इस कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कितना बड़ा आसमान जमीन का अंतर है। सरकार में काम करने वाला सर्वेंट है, सर्विस करता है। कंपनी में काम करता है, 2 करोड़ रुपया कमाता होगा, जॉब करता है। तो जॉब और सर्विस में बहुत बड़ा अंतर है। इस मूल भावना को तब हम जी करके सीखते हैं जब हम खुद लोकतंत्र की विभावनाओं को हर रूप में अगर पचाते हैं, तब जाकर के मित्रों उसको करता है। मित्रों, सरकार किसके लिए? आखिरकार सरकार किसके लिए? अगर मान लीजिए मुकेश अंबानी बीमार हुए, उनको सरकार की जरूरत है? हिंदुस्तान के दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर आकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक गरीब बीमार हुआ तो उसे सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार गरीबों की बेली होती है, गरीबों की आस्था होती है, आकांक्षा होती है। ये उसका मूलभूत एलिमेंट सरकार का होना बहुत जरूरी होता है। मित्रों, महात्मा गांधी, उनकी एक बात बहुत समझने जैसी है। गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, कोई निर्णय अगर आप करते हो, सरकार में बैठे हो, अगर आप कोई निर्णय करते हो लेकिन आप दुविधा में हो, करूं या न करूं, मेरा निर्णय सही है या गलत है, तो महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा था, किसी गरीब को याद करना, उनके चेहरे का स्मरण करना और निर्णय करते समय सोचना
क्या मेरा निर्णय उसके लिए खुशी का कारण बनेगा? और लगता है बनेगा तो आपका निर्णय सही है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आत्मा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।